Hello friends, I'm Dr. Krishnakant Verma, Director of KK Hospital Care at Home। मेडिकल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन को बड़े इजी तरीके से समझाने के लिए ये चैनल बनाया हुआ है और इसी की कड़ी के अंदर मैं आज आपको बता रहा हूँ बर्न के बारे में। बर्न को बेसिकली जलना बोलते हैं। कॉजेस अगर देखी जाए जलने की तो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मैकेनिकल रीजंस होते हैं, केमिकल रीजंस होते हैं, इलेक्ट्रिकली बर्न हो सकते हैं, आपके रेडिएशन से भी बर्न होते हैं, कई बार आइस से भी बर्न हो जाता है। बर्न के अंदर एक्चुअली होता क्या है, अपनी बॉडी में 78% पानी होता है। बर्न के अंदर कुछ हिस्से के अंदर या जहाँ पे जला है वहाँ पे एक साथ पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि वो हिस्सा जल जाता है। अगर बर्न को बेसिकली अपन देखें कि ये कितना नुकसान करता है, तो इसको दो हिस्सों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली। अब इंटरनली एक्सटर्नली क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, बर्न की कंडीशन में ही आग लगती है, कहीं पे क्लोज जगह के ऊपर हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो जब सांस लेते हैं तो वो गर्म जो हवा है वो आपके अंदर जाएगी और अंदर से जो आपकी एयर ट्यूब है, लंग्स हैं, उनको जला देगी। ये जो इंटरनल बर्न है ये विजिबल नहीं होता, ये बाहर से नहीं दिखता, लेकिन पेशेंट को इसमें बड़ी दिक्कत होती है सांस लेने में, क्योंकि सांस एकदम रुक जाती है। जो आपकी एयर ट्यूब है उसमें अल्सर हो जाते हैं, वो चौक हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई बार इस पर घाव भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि निमोनिया हो जाए या अच्छा खासा इन्फेक्शन हो जाए। एक्सटर्नली बर्न की बात करें तो ये जो बर्न है ये विजिबली होता है, ये दिखता है, ये आपके फेस पे, कमर पे, छाती पे, हाथ पे और पैरों के ऊपर हो सकता है। ये था क्लासिफिकेशन आपका मेजरली, अगर मेनली देखें कि बर्न किस तरीके से बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। एक्सटर्नली बर्न की अपन बात करें तो इसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ग्रेड के अकॉर्डिंग इसको रखते हैं। कम ग्रेड मतलब कम बर्न, ज़्यादा ग्रेड मतलब ज़्यादा बर्न। जैसे इसमें होता है ग्रेड 1, इसका मतलब एपिथेलियल जो आपकी एपिडर्मिस है उसमें आपको बर्न होगा। ग्रेड 2 की बात करें तो डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों इसमें बर्न हो जाएंगी। ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें सबक्यूटेनियस जो फैट होता है वो आपका बर्न होगा। और ग्रेड 4 की बात करें तो इसका जो बर्न है वो आपके मसल पे, टेंडन पे, लिगामेंट पे और बोन तक पहुंचेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनिशियली अगर बर्न होता है तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट आर डूज और डोंट, जिससे नुकसान कम से कम हो और पेशेंट को जल्दी से जो मेडिकल असिस्टेंट मिलेगा उससे पहले आप उसको किस तरीके से ज़्यादा सेफ्टी या उसको अच्छे से रख सकते हैं। तो ये था इंटरनली और एक्सटर्नली बर्न। अगर बात करें ट्रीटमेंट की तो इसका जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है इसकी सीवियरिटी के ऊपर। दोस्तों, बर्न एक हमेशा से बहुत एक लीगल चीज़ रही है, बहुत ज़्यादा इसमें डेथ होती है, जान जाती है। मैंने बताया अभी इंटरनली जो इंजरी होती है तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और कई बार तो पेशेंट सांस न लेने की वजह से या दम घुटने की वजह से भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो मेडिकल अगर ट्रीटमेंट में इसकी बात करें तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इसमें चलती है। जितना बर्न होता है उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड इसमें पेशेंट को देते रहते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट साथ में चलता है। बहुत सीवियर पेन होते हैं तो पेन किलर भी इसमें साथ में चलते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट की इसमें बात करें तो सर्जरी के लिए जब रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी होती है, जब कोई हाथ या पैर काफ़ी ज़्यादा जल जाता है, स्किन में अगर दिक्कत होती है तो स्किन ग्राफ्ट भी लगाते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो 2 तरीके से मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे। पहला जो ट्रीटमेंट है वो है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट और जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो है जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद में क्या करेंगे। मेनली मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की को डिस्कस करूँगा। तो बात करते हैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की। मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो साथ में चलेगा ही, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट एडमिट होता है उस टाइम पे ही फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बर्न केसेस के लिए, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो आपके रेस्पिरेटरी और फंक्शनल दोनों के ऊपर ही काम करते हैं। मैंने बताया जो इंटरनली बर्नआउट होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे वो अभी अब मैं डिस्कस करूँगा।
पहली चीज़ है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को बहुत शुरू में ही करवा ली जाती है। सेकंड चीज़ है इसमें एक्टिव साइकिल के ऊपर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं, एससीबीटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। पेशेंट इसमें सांस लेना भूल जाता है या सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है, तो पेशेंट को इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। परकशन वाइब्रेशन ये ऐसी टेक्निक्स होती है जो पेशेंट को दी जाती है। और चेस्ट मोबिलिटी शुरू करवाई जाती है। जब पेशेंट बर्न करता है तो अपनी मोबिलिटी या चेस्ट की जो मूवमेंट है वो थोड़ी लॉस कर देता है, तो शुरू से ही चेस्ट की मोबिलिटी या मूवमेंट पेशेंट को सिखाई जाती है। ये था रेस्पिरेशन के लिए। सेकंड मैं आपको बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशनिंग। जब कोई ऐसा जलता है, जैसे मानिए हाथ जला है या पैर जला है, तो उसको पोजीशन एक स्पेशल पोजीशन में रखा जाता है। ये ज़रूरी है। बर्न के जो इफ़ेक्ट हैं वो है कॉन्ट्रैक्चर। बर्न कभी भी होता है तो जो स्किन मसल है, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, वो सिमट के एकदम हार्ड टिश्यू में डेवलप हो जाती है। ये कॉन्ट्रैक्चर बड़े हार्ड होते हैं। जो नॉर्मल ऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्चर होते हैं या बोन के जो कॉन्ट्रैक्चर होते हैं उससे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए पोजीशनिंग का शुरू से ही ध्यान रखा जाता है। हाथ का, पैर का जो पोजीशन रखेंगे वो एकदम ओपन रखेंगे या एकदम जो रेस्टिंग पोजीशन होती है उसके ऊपर रखेंगे, ताकि जो कॉन्ट्रैक्चर हो वो कम से कम हो और नुकसान कम से कम हो रेंज का। तीसरी इसके अंदर होता है, अगर सर्जरी साथ में ही कर दी गई है तो स्किन ग्राफ्ट को बहुत अच्छे से रखा जाता है, इस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो जो पोजीशन होगी वो इस तरीके से अरेंज करेंगे कि स्किन ग्राफ्ट को नुकसान बिल्कुल ना हो या नहीं के बराबर हो। जब ये बर्न के केसेस आते हैं तो पेशेंट को काफ़ी दिनों तक बेड रेस्ट करना पड़ता है, तो इसमें चांसेस होता है कि कहीं बेड सोर ना हो जाए। तो टर्निंग में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेशेंट की पोजीशन को बार बार चेंज करनी पड़ती है ताकि उसको बेड सोर या घाव ना हो जाए। ये था हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है तो जो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर आता है पेशेंट के सामने वो है उसका कॉस्मेटिक लुक, वो दिखने में कैसा है। सेकंड उसकी रेंज। अगर बर्न आपके हाथ में हुआ है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है पेशेंट को रेंज लेने के लिए या अपने डेली काम करने के लिए। उस कंडीशन में पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है। पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लूज़ हो जाता है, तो काउंसलिंग करने से पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है और वो जल्दी से एक्सेप्ट करता है ट्रीटमेंट को, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो जब पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है तो उसको कुछ घर के लिए एक्सरसाइज सिखाई जाती है। अगर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात की जाए तो उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाई जाएगी, उसको स्ट्रेचिंग करवाई जाएगी, उसको जो स्कार डेवलप हो जाता है उसको मोबिलाइज किया जाएगा। जब स्कार मोबिलाइज करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, मोबिलाइजेशन से पहले उसको भाप या गर्म पानी के साथ में थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है पार्ट को, हाथ या पैर को, उससे मोबिलाइजेशन बड़ा अच्छा होता है। पेशेंट का एंड्योरेंस और उसकी पावर बढ़ाई जाती है, रिपीटेटिव एक्सरसाइज की जाती है, वेट बेयरिंग टेक्निक उसको सिखाई जाती है और पेशेंट को कॉन्फिडेंस और मस्कुलोस्केलेटल पावर को इस तरीके से बढ़ाया जाता है। सेकेंड चीज़ इसके अंदर दोस्तों वो ये है कि जब पेशेंट धीरे धीरे ग्रोथ करता है तो उसकी जो ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसकी जो कंडीशन है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग सेट की जाती है। जैसे पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसकी जो एंड्योरेंस टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा उसको करवाई जाएगी, धीरे धीरे उसको हायर मूवमेंट और हायर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर बर्न को शुरुआत के अंदर ही अपन टैकल कर ले तो नुकसान काफ़ी कम हो जाता है। जैसे इंस्टेंटली अगर आपके सामने कोई बर्न हुआ है तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि बर्न हुए हिस्से को आपको 15 से 20 मिनट कंटिन्यू पानी के फ्लो के अंदर रखना है। पानी उसके ऊपर डालते जाइए, तो उससे जो पानी की कमी हुई है बॉडी में वो काफ़ी कम हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि जले हुए हिस्से के ऊपर बर्फ़ लगा देते हैं लोग या ठंडा पानी डाल देते हैं, तो वो चीज़ गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई केसेस में ये भी होता है कि जले हुए के ऊपर विक्स लगा देते हैं या कोई जेल लगा देते हैं या आलू का जो मसाला या आलू को मैश करके लगा देते हैं, कई बार कुछ भी क्रीम वगैरह लगा देते हैं, तो वो एकदम सरासर गलत चीज़ है। ऐसा करने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है और कॉन्ट्रैक्चर है वो ज़्यादा हो सकता है, इवन ये लीथल भी हो सकता है। सेकेंड चीज़ इसमें है, कई बार बर्न जब होता है तो कपड़े वगैरह या क्लॉथिंग चिपक जाती है या कोई कागज़ या मिट्टी वगैरह चिपक जाती है, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी रिमूव नहीं करें। उसको चिपका है तो उसको चिपकाए रखें। जल्दी से जल्दी मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है इसमें, तो जितना जल्दी हो सके उतना पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाइए और वहीं पे उसका फर्दर ट्रीटमेंट होगा।
अभी जो मैंने बात करी वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट था, ये आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में ही चलता है। बर्न केसेस में जब जितनी जल्दी फिजियोथेरेपी मिलेगी या जितना जल्दी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट मिलेगा उतना रिकवरी के चांसेस बड़े अच्छे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, रिकवरी के बाद में जो पेशेंट की मूवमेंट है, जो पेशेंट की एक्टिविटीज़ हैं, वो आपकी मेंटेन रहती है। कई बार गलती होती है, पेशेंट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं पहले या बाद में, उसका दिक्कत ये होती है कि बाद में कॉन्ट्रैक्चर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो ईजिली रिवर्सिबल नहीं होते। कॉन्ट्रैक्चर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जब आप स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच नहीं होगा, मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। तो ये जो डिफॉर्मिटीज़ है वो लाइफ लॉन्ग तक चली जाती है। तो अगर आप शुरू से ही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लें ड्यूरिंग बर्न केसेस तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये वीडियो पेशेंट के लिए तो यूज़फुल रहेगा ही, साथ में जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए भी बड़ा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि बर्न एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैंने छोटे से एक समराइज़ करके आपको बताया है। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन आप और पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर हैं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।